नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र नागर है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के पर्यावरण विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं ESD इंडिया में जनरल सेक्रेटरी हूँ। कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोप की भीषण गर्मी और उससे होने वाले नुकसान के ऊपर, तो हम देखते हैं कि पूरे यूरोप के जो देश हैं, चाहे वो जर्मनी, जापान, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम, वो उच्च तापमान और हीट वेव का शिकार है और जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान भी चली गई है डिहाइड्रेशन और गर्मी ना सहने की वजह से, बीमार होने की वजह से। और दूसरी प्रॉब्लम भी जैसे जंगलों में आग और ऊर्जा की कमी वो है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से यूरोप में जो सामान्य से 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, क्या ये इसके लिए सामान्य बात है? क्या यूरोप इससे प्रभावित हुए बिना रह सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो यूरोप का एक एवरेज टेम्परेचर है अधिकतर देशों का, वो 20 से 24 डिग्री है, मैक्सिमम 30 डिग्री। लेकिन जो अब एवरेज टेम्परेचर है वो 40 to 45 डिग्री है। इटली वगैरह में तो 45 डिग्री के आसपास चला गया है। तो 15 डिग्री तक तापमान बढ़ जाना और वहाँ के जीवन को प्रभावित करना कितना मतलब एक भारी संकट है। दूसरा ये कि जो यूरोप की लाइफ स्टाइल है, जो यूरोप के घर बने हुए होते हैं, वो एक सर्दी के हिसाब से बने होते हैं। तो इस तरीके की जो जून के लास्ट वीक में या आने वाले जुलाई के फर्स्ट वीक में देखेंगे तो बहुत ही नुकसानदायक और बहुत अलार्मिंग है। अब बात है कि इसका कारण क्या हो सकता है। कि जब मैं इसको बहुत गंभीरता से देख रहा था, सोच विचार कर रहा था, तो मैं ये मेरी जो एक एनालिसिस है इसके ऊपर, वो तो सबसे पहले यही है कि जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, जिसको दुर्भाग्य से हम भविष्य की समस्या समझ रहे थे, आज वो भविष्य की समस्या ना होकर आज वो हमारे दरवाजे पे समस्या खड़ी हुई है और ये वर्तमान की समस्या है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है जो हीट डोम वगैरह बन गया कि या ब्लॉकिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक निश्चित एरिया में ही हीट का जो अधिकता है वो हो जाती है। तीसरा सहारा डेजर्ट वगैरह से जो डस्ट और हीट आ रही है, ये मुख्य 3 कारण है। लेकिन जो सबसे मुझे मुख्य कारण लगता है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, हम लोग अपने जंगलों को काट रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का अति दोहन कर रहे हैं और ऊर्जा की जिस तरीके से संकट है, ये सब हमें जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसकी तरफ अग्रसर करते हैं। अब बात यह है कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये तो पहले भी हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं तो 2003 में भी यूरोप में 70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और फिर इस तरीके की जो भीषण गर्मी थी 2019, 21 और 23 में भी है। लेकिन इसमें जो मुझे अलग से दिखाई दे रहा है वो ये कि इसमें जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये एक अलार्म है यूरोप के देशों की जो कंडीशन है कि ये यूरोप तक सीमित रहने वाला नहीं है। कि यूरोप के साथ साथ जो अन्य देश है और उसकी चपेट में भारत भी एक दिन आएगा। तो अगर भारत के तौर पर मैं बात करूं तो भारत की स्थिति और विकराल होगी, क्योंकि भारत में ऑलरेडी ही हीट वेव का शिकार है। चाहे हमारी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पे पहले से ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जून में हो जाता है और हीट वेव चलती है। अगर इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी इससे जुड़ जाएगी तो भविष्य में भारत में बिल्कुल जीना दुभर हो जाएगा। और आप कल्पना करिए कि अगर भारत का औसत तापमान से जो गर्मियों में रहता है उससे 15 डिग्री चला जाएगा तो उस समय भारत की स्थिति क्या होगी? क्या भारत में आप इतनी बड़ी गर्मी का सामना कर पाएंगे? क्या आपकी कृषि, आपकी इकोनॉमी, आपके वेदर और आपके घर और आपका जो पानी का संकट
या खाने की का संकट नहीं होगा, क्या आप उपलब्धता कर पाएंगे? तो ये यूरोप से भारत को सबक लेना चाहिए, भारत की सरकार को सबक लेना चाहिए, भारत के नागरिकों को सबक लेना चाहिए, और हमें तत्काल क्लाइमेट चेंज को भविष्य की समस्या न मानते हुए, मैं पुनः बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि हम जलवायु परिवर्तन को भविष्य की समस्या न मानकर वर्तमान की सबसे ज्वलंत समस्या माने और उस पर आज से ही काम प्रारंभ करें। ये सरकार के ऊपर छोड़ने वाली बात भी नहीं है। हालांकि जो पॉलिसी, जो बड़े डिसीजन, जो एक्ट और कानून सब सरकार बनाती है, बड़े बड़े डिसीजन सरकार लेती है, लेकिन मेरा इसमें ये भी कहना है कि सरकार के साथ साथ जो वहाँ के नागरिक है, जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसान हैं, सभी को मिलकर इसमें आगे आना चाहिए और इस चीज को गंभीरता से सोचते हुए हमें बारीकी से ये गहन चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर इस तरीके की कंडीशन क्यों हो रही है, क्या कारण है कि हमारा तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके आने वाले समय में हमें क्या नुकसान होंगे, क्या जो हमारी आने वाली जनरेशन है अगर उन्हें हम 15 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर में छोड़ के जाएंगे, क्या वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य सवाल है हम सबके सामने, वो यही है कि क्या हमें इसे आज से ही कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देश के स्तर पर बड़ी पॉलिसी बने और जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक बड़े लेवल पे इसकी एक मुहिम चलाई जाए, जिसमें सरकार भी हो, देश के नागरिक भी हो और सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि ये वातावरण या पर्यावरण की जो समस्या है ये किसी देश तक सीमित नहीं है, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी स्पेशल वर्ग से, मेल और फीमेल से नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। तो इसमें भारत के साथ साथ चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज है या तीसरे जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, सबको मिलकर आना चाहिए। और सबसे पहले हमारा जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं तो उन पे हमें, जो हम पुराने समय से जिन्हें हम यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी आज भी मैक्सिमम जो ऊर्जा है, जो बिजली है, वो कोयला आधारित है, तो हमें क्या करना है कि हमें बहुत तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना है, यानी हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो हमें जो हमारे बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल जिस तरीके के हम अपने वेस्ट को अलग करते हैं, इसी तरीके से जो हमारा ऊर्जा है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, उसको बहुत बारीकी से समझना होगा। और जैसे आजकल सोलर सिस्टम है, सोलर से हम लोग अपने काफ़ी हद तक एनर्जी में उस तरफ जा रहे हैं। दूसरे जो विंड एनर्जी हैं, जियोथर्मल एनर्जी हैं, हाइड्रो पावर्स हैं। दूसरा जो हम बहुत एक्सेस में दोहन करते हैं, उनको चीज़ों को हम बता सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं और हम अपनी जो लाइफ स्टाइल, एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की तरफ हमें आना चाहिए। और सामूहिकता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जो भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर, जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उसे हम इस तरीके से बनाएं ताकि पर्यावरण संकटों से हम आगे आ सके। नहीं तो अगर हमने इस तरीके की चेतावनियों को दरकिनार करा तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने होगा। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी जिस तरीके से, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोपीय कंट्रीज हो या अमेरिका हो, कोई भी गंभीरता से पर्यावरण संकट को नहीं ले रहा है। और जिसके बीच बीच में परिणाम भारतवर्ष में तो हम देखते हैं कि कभी भी इतनी भयानक बाढ़ आ जाती है और कभी भी इतना सूखा पड़ जाता है, पानी का संकट आ जाता है। अभी महाराष्ट्र में आया हुआ है, बेंगलोर में आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, जगह हमारी ऐसी है जहाँ जल संकट हमारे सामने है। तो जब नेचुरल वे में हम अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पा रहे, तो अगर हमारा तापमान 10 से 15 डिग्री हो जाएगा तो क्या हम जी पाएंगे? हमारा कितना बड़े लेवल पर माइग्रेशन होगा? हो सकता है भारत जैसे देश में तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान चली जाए,
जब यूरोप में हजारों लोगों की 70-70 हजार की जान इस तरीके से चली जाती है। तो भारत को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इसमें हमें पहल करके पूरा अपने वन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वन क्षेत्र हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए। जो ऊर्जा के स्रोत हैं हमें उनको बदलकर और हमारा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है, उनकी तरफ हमें आगे आना है और ग्रीन हाउस गैसेस जितना हो सके उनको उत्सर्जित होने से रोकना है। तो हम सबको मिलके, मेरा तो एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते यही संदेश है कि हम सब मिलके, चाहे वो भारत सरकार है, चाहे भारत के उद्योगपति हैं, चाहे भारत के कृषक हैं, मजदूर हैं, सामान्य नागरिक है, छात्र हैं, समाज से, ये सभी मिलके इस पर काम करें और अपनी प्रकृति को बचाएं। आज समय है, अगर हम आज दूसरे देशों से सबक लेकर हम लोग संभल गए तो हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण, प्रकृति और पृथ्वी दे पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से हम जाने, हमारी जो प्रकृति है वो विनाश की तरफ है और मानव सभ्यता बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। धन्यवाद।